और क्या हाल चाल आप सभी के? आई होप बढ़िया होंगे। तो एएमएल और ऑटोमेशन के कोर्स में आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे रिकर्जन। अब रिकर्जन क्या होता है, इसमें कोड कैसे बनाना है, कोड बैकएंड में कैसे काम करता है, लॉजिक कैसे लगाना है, बहुत ईजी लैंग्वेज में आपको समझाऊंगी इसी लेक्चर में विथ रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स। जी हाँ, रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स के साथ आपको समझाऊंगी कि रिकर्जन कहाँ कहाँ पर यूज हो सकता है, और साथ में हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे और एंड ऑफ दिस लेक्चर हम एक प्रोजेक्ट भी बनाएंगे ताकि आपको बेस पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। नाउ वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड दैट इज कि आप ये वाला मेरा पाइथन कोर्स या तो एआईएमएल के लिए देख रहे हो या फिर डाटा साइंस के लिए देख रहे हो। मैं आपको इस लेक्चर में इतना रिकर्जन सिखा दूंगी जितना एआईएमएल या फिर डाटा साइंस के लिए यूज होता है। एंड आई कैन गारंटी यू बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर, जब आप ये वाला लेक्चर पूरा देख लेंगे, आप अपने आप रिकर्जन के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप लॉजिक लगा पाएंगे। आपको ये समझ आ जाएगा कि कौन से क्वेश्चन में क्या लॉजिक लगाना है। एंड नाउ सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दैट इज कि रिकर्जन बेस्ड है फंक्शंस पे। तो अगर आपने मेरा फंक्शंस का लेक्चर नहीं देखा है, पहले उससे जाकर देखो, आपको एएमएल और ऑटोमेशन की प्लेलिस्ट में वाला लेक्चर मिल जाएगा। अदरवाइज मैं ही आपको बता देती हूँ एएमएल और ऑटोमेशन की प्लेलिस्ट की कहाँ से आपको फंक्शंस का लेक्चर देखना है। और अगर कोई और से लेक्चर आपने मिस कर दिए एएमएल के, तो वो भी आप देख लीजिएगा, क्योंकि हर एक लेक्चर में आपको प्रोजेक्ट्स भी मिलेंगे, साथ में प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिलेंगे। तो एक बार मैं आपको प्लेलिस्ट भी दिखा देती हूँ एएमएल और ऑटोमेशन की। आपको प्लेलिस्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या फिर आप ऐसे चैनल पर जाइएगा, उसके बाद प्लेलिस्ट में ये रही हमारी एएमएल और ऑटोमेशन की प्लेलिस्ट। अब हर एक लेक्चर में आपको प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे, इसलिए सीरियल वाइज फॉलो करना। अगर आपने कोई सा भी लेक्चर मिस कर दिया है तो ये देखिए, यहाँ पर भी आपको रेपल में भी प्रोजेक्ट मिल जाएगा, ऑपरेटर्स में भी प्रोजेक्ट मिल जाएगा। ये वाला हमारा ऑटोमेशन का मेजर प्रोजेक्ट है कि कैसे ईमेल्स ऑटोमेट आप करवा सकते हैं विथ रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स के साथ समझा है, इसलिए ये भी देख लेना। उसके बाद आपको कंडीशन स्टेटमेंट्स में भी प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे, स्ट्रिंग में भी प्रोजेक्ट्स है, लूप में 3 प्रोजेक्ट्स हैं, लिस्ट में हमने एक रियल वर्ल्ड वेबसाइट बनाई है स्ट्रीमलेट को यूज करके, तो ये भी देख लीजिएगा। ये वाले कुछ एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट्स है जहां पर हमने जारविस क्रिएट करा है। टपल्स में भी आपको प्रोजेक्ट मिल जाएगा जो कि एआई प्रोजेक्ट है, आप बल्क में पीडीएफ जनरेट करवा सकते हो, वो भी वॉइस के फॉर्म में, तो ये आप देख लीजिएगा। उसके बाद डिक्शनरी में भी आपको प्रोजेक्ट मिल जाएगा। ये वाले कुछ प्रैक्टिस के प्रोजेक्ट्स है, तो वो भी आप देख लेना। और ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट जो कि है नंपाई का सीरीज है, 3 पार्ट में आपको फुल नंपाई मिल जाएगा। उसके साथ साथ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिलेंगे इसमें और प्रोजेक्ट भी मिलेगा, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट, तो ये भी देख लेना। वैसे मैंने एक कंप्लीट नंपाई का भी लेक्चर अपलोड कर रखा है जो कि एक सिंगल वीडियो में है, अगर आपको वो देखना है तो वो देख लेना। लिंक नहीं मिले तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं कमेंट्स में प्रोवाइड कर दूंगी आपको। अदरवाइज ये 3 पार्ट्स में तो है ही सही, एज योर विश। ये देख लीजिएगा। सेट्स में भी आपको प्रोजेक्ट मिल जाएगा। और ये रहा हमारा फंक्शन का लेक्चर, ये जरूर देखना क्योंकि रिकर्जन बेस करता है फंक्शन पर। इसमें आपको प्रोजेक्ट्स भी मिल जाएंगे, साथ में प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट करे हमारा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो अब ना हम रिकर्जन की एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। Recursion in Python is a technique where a function call itself to solve smaller parts of a problem। जी हाँ, सबसे पहले हम ये वाला पार्ट देखते हैं। अब फंक्शन कॉल इटसेल्फ, अब आपने जहां पर भी रिकर्जन पढ़ा होगा, भले कॉलेज में या फिर कहीं और, उसमें यही बोलते हैं फंक्शन कॉल इटसेल्फ। अब इसका मतलब क्या होता है, देखो बहुत इजीएस्ट लैंग्वेज में आपको समझाती हूँ एग्जाम्पल के साथ। हमने फंक्शंस वाले लेक्चर में क्या पढ़ा था, अब मैं यही मान के चल रही हूँ कि आपने मेरा फंक्शंस का लेक्चर देख लिया, क्योंकि मैं वही वाला एग्जाम्पल ले रही हूँ। बहुत इजीएस्ट एग्जाम्पल है, बट वो देख लेना। करेक्ट। अब देखिए वाले हमने एग्जांपल लिया था फंक्शंस में, क्या करा था, एक फंक्शन क्रिएट करा था ऐड नाम का। यहाँ पर हमने पैरामीटर्स पास कर दिए थे और फंक्शन के बाहर निकलने के बाद हमने उसे कॉल करा था। करेक्ट। बट रिकर्जन में हम क्या करेंगे, उस फंक्शन के अंदर से ही कॉल लगाएंगे उसी फंक्शन को। जी हाँ, कैसे, देखिए ये वाला ऐड वाला हमारा फंक्शन है, अब हम इसके अंदर कैसे आएंगे इसी फंक्शन के, एंटर। अब हम आ गए ऐड वाले फंक्शन के अंदर। अब अगर मैं इसी फंक्शन को कॉल लगा दूं, खुद ही को वो कॉल लगा रहा है, हाँ, और खुद ही के अंदर से, ठीक है। तो देखिए अब अगर मैं यहाँ से कॉल लगा दूं इस ऐड वाले को, अब इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया हमारा रिकर्जन। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि रिकर्जन का मतलब होता क्या है। अब देखिए नेक्स्ट चीज क्या थी हमारी डेफिनेशन में, वो थी itself to solve smaller parts of a problem। अब हम एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको अपनी लैंग्वेज में समझाऊंगी, बहुत इजी लैंग्वेज में। इट कंटिन्यूज until a specific condition, that is base condition। Recursion helps in solving problems that can be divided into smaller parts and keep faith that it will handle itself। अब देखो अपनी लैंग्वेज में आपको समझाती हूँ। रिकर्जन का सबसे पहला काम होता है कि वो खुद ही को कॉल लगाता है उसी स्पेसिफिक फंक्शन के अंदर से। दूसरा काम उसका ये होता है कि वो एक बड़ी सी प्रॉब्लम को छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर देता है, और वो ये फेथ रखता है कि मैंने अपना काम कर दिया है, मेरे से जो छोटी वाली प्रॉब्लम है ना वो अपना काम कर देगी। जी हाँ, आपको ये फेथ रखना पड़ेगा। रिकर्जन में सिर्फ और सिर्फ आपको मेन मेन पार्ट लिखना है कोड में, आपको पूरा पार्ट नहीं लिखना पड़ता है, मतलब पूरा कोड डिटेल में नहीं लिखना पड़ता है। जो मेन काम है उसका वो लिख दो, और ये फेथ रखो बाकी काम उससे छोटी वाली प्रॉब्लम हैंडल कर लेगी, ये फेथ रखना होगा आपको। करेक्ट। आई होप आपको इतना पार्ट समझ आ गया होगा। और नेक्स्ट चीज जो होती है वो ये है कि आपको बेस कंडीशन भी देनी होगी। अब बेस कंडीशन का मतलब क्या होता है वो मैं आपको एग्जांपल्स के साथ समझाती हूँ। देखिए मैं अगर बोलूँ कि एन एक प्रॉब्लम है,
एन एक बड़ी सी प्रॉब्लम है, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम रिकर्जन को यूज करेंगे, इस बड़ी सी प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। कैसे डिवाइड करेंगे, देखो एन से छोटा प्रॉब्लम क्या होगा, एन माइनस वन। तो रिकर्जन क्या करेगा, एन बड़ी प्रॉब्लम को उससे छोटी वाली प्रॉब्लम को कॉल लगा देगा, एन माइनस वन को कॉल लगा देगा, करेक्ट। और ये काम अपना संभाल लेगा। अब एन माइनस वन क्या करेगा, उससे छोटा वाला जो इंस्टेंस होगा ना उसको कॉल लगा देगा, स्मॉलर इंस्टेंस को कॉल लगा देगा, एन माइनस टू को। एन माइनस वन से छोटा इंस्टेंस एन माइनस टू ही तो होगा, करेक्ट। उसको कॉल लगा देगा और ये फेथ रखेगा कि अपना काम संभाल लेगा। और इसको क्या छोटी प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर सकते हैं हम, बिल्कुल कर सकते हैं। एन माइनस टू क्या करेगा, उससे छोटी वाली प्रॉब्लम को कॉल लगा देगा, एन माइनस थ्री को, ये अपना काम कर देगा। एन माइनस थ्री क्या करेगा, एन माइनस फोर को कॉल लगा देगा, मतलब अपने से छोटी वाली प्रॉब्लम को कॉल लगा देगा और ये अपना काम कर देगा। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम एक बड़ी सी प्रॉब्लम को छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर रहे हैं, करेक्ट। अब यहाँ पर ना आपको एक बेस कंडीशन भी देनी होगी। बेस कंडीशन का काम क्या होगा, देखो अगर मैं बेस कंडीशन यहाँ पर एंड पॉइंट नहीं देती हूँ ना, बेस कंडीशन को आप एंड पॉइंट की तरह समझ लीजिए। अगर मैंने इसको एक एंड पॉइंट नहीं दिया तो ये क्या करेगा, लूप में चलता रहेगा। एन माइनस फोर है, फिर एन माइनस फाइव आएगा, फिर एन माइनस सिक्स आएगा, फिर एन माइनस सेवन एट नाइन इन्फिनिटी तक, मतलब लूप तक के चलता रहेगा। अब अगर आपको इसको कहीं ना कहीं रोकना है तो एक बेस कंडीशन देनी होगी, मतलब एक एंड पॉइंट देना होगा जहां पर ये रुक जाए। अब बेस कंडीशन कैसे दोगे, मैं इसको बोल दूं कि जब भी एन की वैल्यू, ये एक एग्जांपल है हाँ, जब भी एन की वैल्यू जीरो बन जाती है तब आप स्टॉप कर दो। तो ये हो गई हमारी बेस कंडीशन और यहाँ से रिटर्न कर जाओ। अब ये रिटर्न का मतलब क्या होता है, ये बहुत इजी लैंग्वेज में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं समझाऊंगी। अभी फिलहाल के लिए बस इतना समझ लीजिए कि इस वाली बेस कंडीशन पे आपको रुकना है और आंसर देना है अपना, ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी कि हम बेस कंडीशन क्यों देते हैं, ताकि एंड पॉइंट पर रुक सके कहीं ना कहीं, करेक्ट। अब देखो यहाँ पर ये कर क्या रहा है, जो मैंने आपको फेथ वाली बात बोली थी ना, वो एन ये फेथ रखेगा कि एन माइनस वन अपना काम संभाल लेगा और ये आंसर दे देगा। मैंने अपना काम कर दिया, एन माइनस वन बाकी का काम संभाल लेगा। एन माइनस वन एन माइनस टू पर फेथ रखेगा कि मैंने अपना काम कर दिया, बाकी का काम एन माइनस टू संभाल लेगा। एन माइनस टू एन माइनस थ्री पे फेथ रखेगा कि मैंने अपना काम कर दिया, बाकी का काम एन माइनस थ्री संभाल लेगा। एन माइनस थ्री एन माइनस फोर पे फेथ रखेगा कि मैंने अपना काम कर दिया, एन माइनस फोर अपना काम संभाल लेगा। और सिमिलरली ऐसे ही रिकर्जन काम करता है बाकी की सारी स्टेप्स तक के, और तब तक के चलता रहेगा जब तक कि बेस कंडीशन हिट नहीं हो जाती है। जैसे ही बेस कंडीशन हिट हुई वहीं पर ये स्टॉप कर जाएगा और रिटर्न कर देगा अपना आंसर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। वैसे ये थोड़ा बहुत डिपेंड करता है जैसे हम कोड लिखते हैं उस पर भी, वो हम इस लेक्चर में समझेंगे, आपको बाकी सारी चीजें समझ आ जाएगी। तो चलिए अब एक एग्जांपल लेते हैं और कोड बना के देखते हैं कि रिकर्जन का कोड कैसे बनाना है, ताकि आपको ज्यादा अच्छे समझ आ जाए। क्वेश्चन सॉल्व करना है जो कि प्रिंट नंबर्स n टू वन। अब n टू वन मतलब अगर मैं n की वैल्यू 5 दे देती हूँ तो फिर उसको प्रिंट कराना होगा वैल्यूज 5 से लेकर के 1 तक की। अगर मैं n की वैल्यू 9 दे देती हूँ तो फिर 9 से लेकर के 1 तक की। 11 दे देती हूँ अगर मैं वैल्यू n की तो फिर 11 से लेकर के 1 तक की, मतलब रिवर्स में प्रिंट कराना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में प्रिंट कराना है। अब कैसे प्रिंट कराएंगे वो हम देख लेते हैं। अभी सबसे स्टार्टिंग में ना मैं आपको एक नॉर्मल फंक्शन क्रिएट करके बता रही हूँ, उसके बाद आपको रिकर्जन को यूज करके बताऊंगी कैसे इसको प्रिंट कराना है, करेक्ट। नॉर्मल फंक्शन हम कैसे क्रिएट करते हैं, देखो डेफ लिखो, उसके बाद अपने फंक्शन का नाम लिख दो जो कि मैं दे रही हूँ नम। ओके नम दे देते हैं हम इसका नाम। उसके बाद पेरेंथेसिस के अंदर अपना पैरामीटर पास कर दो, जो कि n नाम का मैंने पैरामीटर पास कर दिया, जिसमें स्टोर होगा 5, क्योंकि हमें 5 से लेकर के 1 तक के वैल्यूज प्रिंट कराने रिवर्स में, करेक्ट। अब इसके बाद हमें प्रिंट कराना होगा किसको, n को, ठीक है। और इसको हम कॉल लगा देते हैं फंक्शन के बाहर निकलने के बाद। जी हाँ, बाहर निकलने के बाद हम कॉल लगाएंगे, ठीक है। नम ऐसे ही आप कॉल लगा दो क्योंकि हम प्रिंट तो ऊपर करवा ही रहे हैं ना, इसलिए नम। और फिर यहाँ पर अपने पैरामीटर जो आपने पास करा है ना उसका इनपुट पास कर दो 5। अब देखते हैं क्या आंसर आता है। देखिए 5 वैल्यू बता रहा है। अब आप सब मुझसे ये पूछोगे कि 5 क्यों प्रिंट करके बता रहा है, हमें तो 5 से लेकर के 1 तक के वैल्यूज प्रिंट करानी थी। जी हाँ, हमें वही वैल्यूज प्रिंट करानी थी, बट हमने इस बड़ी सी प्रॉब्लम को 5 4 3 2 1 को, इस बड़ी सी प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कहाँ करा, रिकर्जन भी कहाँ यूज करा है। अब हम रिकर्जन यूज करेंगे। अब रिकर्जन करेगा क्या, यहाँ पर देखो एन फेथ रखेगा, एन की वैल्यू करेंटली क्या होगी, स्टार्टिंग में 5 रहेगी तो वो 5 प्रिंट करा देगा। उसके बाद ये फेथ रखेगा, अपने छोटे वाली वैल्यू को कॉल लगा देगा, मतलब अपने स्मॉल इंस्टेंस को कॉल लगा देगा 4 को। और ये फेथ रखेगा कि 4 से लेकर के 1 तक की वैल्यू जो प्रिंट कराने का काम है 4 हैंडल कर लेगा। अब 4 कॉल लगाएगा अपने छोटे वाले इंस्टेंस को जो कि 3 को, और ये फेथ रहेगा कि 3 से लेकर के 1 तक की वैल्यूज 3 हैंडल कर लेगा। 3 अपने छोटे वाले इंस्टेंस को कॉल लगाएगा 2 को, और ये फेथ रखेगा कि वो 2 और 1 दोनों को प्रिंट करा देगा, ठीक है। सिमिलरली 2 फेथ रखेगा 1 पर। ऐसे ही रिकर्जन काम करता है। अब देखो अगर हमें यहाँ पर प्रिंट कराना है तो यहाँ पर प्रिंट कराने के लिए हम क्या करेंगे,
ये वाला जो हमने फंक्शन क्रिएट करा था ना, ये तो सिमिलर ही रहेगा, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। इसके बाद हमें एक बेस कंडीशन बनानी होगी। बेस कंडीशन क्यों? कहीं पर तो इसको स्टॉप कराना होगा ना, वरना ये 5 4 3 2 1 प्रिंट कराने के बाद 0 -1 -2 -3 ऐसे प्रिंट कराने लग जाएगा। तो बेस कंडीशन के लिए कंडीशन देनी होगी हमें इफ करके। अभी कंडीशन स्टेटमेंट्स में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वाला लेक्चर देख लेना, आपको एएमएल ऑटोमेशन के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, मैं बेस कंडीशन दे रही हूँ जब भी n की वैल्यू 0 हो जाती है, मतलब 5 4 3 2 1 आप प्रिंट करा दो, उसके बाद n की वैल्यू 0 होगी। जब भी n की वैल्यू अब 0 हो जाती है, अब आप रिटर्न कर जाओ, आपको प्रिंट कराने की जरूरत नहीं है 0, सिर्फ रिटर्न कर जाओ यहाँ से। ये हमने यहाँ पर सिंपल लिख दिया, ये हमारा काम भी हो गया। अब देखो इसके बाद नेक्स्ट काम क्या होगा? नेक्स्ट काम होगा हमें प्रिंट कराने का। सबसे पहले हमें क्या प्रिंट कराना है? n की वैल्यू। n की वैल्यू अगर 5 है या 9 है, तो शुरुआत में तो 9 ही प्रिंट होगा, 5 ही प्रिंट होगा, उसके बाद होगा 4 3 2 1, करेक्ट। तो 5 प्रिंट कराने के लिए, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट प्रिंट कराने के लिए जो हमारी n की वैल्यू, उसके लिए हम बोल रहे हैं क्या, पहले तो n की वैल्यू को प्रिंट करा दो, उसके बाद उसके स्मॉलर इंस्टेंस को कॉल लगा दो। ठीक है, 5 को प्रिंट कराने के बाद उसका स्मॉलर इंस्टेंस क्या होगा? n-1, उसको कॉल लगा दो। कॉल किसको लगाएंगे? अपने फंक्शन को, फंक्शन कॉल इटसेल्फ। ये भी हमने लिख दिया, स्मॉलर इंस्टेंस है इसलिए n-1। अब ये फेथ रखोगी n-1 ही पूरा काम हैंडल कर लेगा। 4 3 2 1, आपको 4 के लिए, 3 के लिए, 2 के लिए, 1 के लिए अलग अलग कोड लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था। मेन पार्ट लिखो कोड का, बाकी सारा काम ये खुद संभाल लेगा। ये फेथ रख लो, करेक्ट। अगर आपको ये नहीं समझ आना तो मैं थोड़ा सा शॉर्ट में और समझा देती हूँ आपको। एक और चीज, वो क्या होगी देखो, यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ, मुझे प्रिंट कराना है 5 4 3 2 1, करेक्ट। n की वैल्यू क्या है? n की करंटली, मतलब स्टार्टिंग में वैल्यू होगी 5। तो क्या मैं 5 की जगह n लिख सकती हूँ? बिल्कुल लिख सकती हूँ। क्या मैं 4 की जगह n-1 लिख सकती हूँ? बिल्कुल लिख सकती हूँ। क्यों? क्योंकि n की वैल्यू 5 है ना, तो 5 -1 क्या होगा? देखो n-1, तो n की वैल्यू 5 है, तो 5 -1 क्या होगा? 4 ही तो होगा। तो क्या मैं 4 की जगह n-1 लिख सकती हूँ? बिल्कुल लिख सकती हूँ। क्या मैं 3 की जगह n-2 लिख सकती हूँ? बिल्कुल लिख सकती हूँ, क्योंकि 5 -2 क्या होगा? 3 तो होगा। क्या मैं 2 की जगह पर n-3 लिख सकती हूँ? बिल्कुल लिख सकती हूँ, क्योंकि 5 -3 2 ही तो होगा। और हम बेस कंडीशन दे रहे हैं, इसलिए 0 के जगह पर हम नहीं लिखेंगे। क्या मैं 1 की जगह पर ये लिख सकती हूँ? n-4, बिल्कुल लिख सकती हूँ, क्योंकि 5 -4 1 ही तो होगा। ऐसे ये काम कर रहा है। जब n-1 के लिए कॉल लगाएगा ना, देखो मैं यहाँ से भी समझा देती हूँ आपको। n का काम होगा 5 को प्रिंट कराना, ये संभाल लेगा। अपने से छोटे इंस्टेंस को इसने कॉल लगा दिया फेथ रखकर, ठीक है। n-1 प्रिंट करा देगा 4 को, n-2 प्रिंट करा देगा 3 को, n-3 प्रिंट करा देगा 2 को, और n-4 प्रिंट करा देगा 1 को। और फिर बेस कंडीशन हिट हो जाएगी तो यहाँ से रिटर्न कर जाएगा। कोड बैकएंड में कैसे काम करेगा वो भी समझा दूंगी, डोंट वरी। अब इसके बाद हमें सिर्फ और सिर्फ कॉल लगाना है। किसको कॉल लगाना है? अपने फंक्शन को कॉल लगाना है, करेक्ट। हाँ, माना रिकर्जन में अंदर से भी कॉल लगाते हैं उस फंक्शन की, बट बाहर से भी हमें कॉल लगाना होगा, ठीक है। फंक्शन का हमारा नाम क्या है? जो कि है नम। सॉरी, यहाँ पर मैंने सम लिख दिया था ना, नम है अपने फंक्शन का नाम, है ना, नम। ओके, अब यहाँ पर हम कॉल लगा रहे हैं और पैरामीटर क्या पास करा था यहाँ पर हमने? n। अब इसकी वैल्यू मैं यहाँ पर दे रही हूँ जो कि 5 होगी, ताकि 5 4 3 2 1 प्रिंट करा दें। अब हम इसको रन करके देखते हैं। देखो इसका आंसर आ रहा है 5 4 3 2 1, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। अब देखो मैं आपको समझाती हूँ कि कोड बैकएंड में कैसे काम करेगा। ये वाला मैंने आपको फंक्शन वाले लेक्चर में बहुत अच्छे से समझाया था कि जहां से भी आप अपने फंक्शन को कॉल लगा रहे हो, सबसे पहले आपका कोऑर्डिनेटर वहीं आता है। तो यहाँ से हम हमारे फंक्शन को कॉल लगा रहे हैं, तो यहाँ से कॉल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 5 वैल्यू हमने दी है पैरामीटर की, तो 5 वैल्यू आकर यहाँ पर स्टोर हो जाएगी, ठीक है जी। 5 यहाँ पर स्टोर हो गई। अब n की वैल्यू जो होगी स्टार्टिंग में वो होगी 5 होगी उसकी वैल्यू। अब यहाँ पर आएगा वो नेक्स्ट लाइन में आएगा, फिर देखिएगा क्या n की वैल्यू 0 बन चुकी है? अगर बन चुकी है तो फिर आप रिटर्न कर जाओ। नहीं नहीं, अभी तो 5 है n की वैल्यू, ठीक है, तो आपको रिटर्न नहीं करना है। अब नेक्स्ट लाइन पे आएगा, इस वाली लाइन पे, और ये बोल रहा है कि प्रिंट करा दो। प्रिंट किसको कराओ? जो भी करंट वैल्यू है n की। अभी करंट वैल्यू क्या है? n की 5 है, तो ये प्रिंट हो गया। ये प्रिंट वाला काम मैं यहाँ पर लिख रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। 5 इसने प्रिंट करा दिया। अब आया है इस वाली लाइन पे, नेक्स्ट लाइन पर। अब ये बोल रहा है कि मुझे खुद को कॉल लगा दो, बट अपने छोटे इंस्टेंस के लिए, मतलब n-1 के लिए, ठीक है। तो मतलब स्टार्टिंग में वैल्यू होगी n की जो कि होगी 5। अब ये अपने से छोटे वाले इंस्टेंस को कॉल लगा रहा है n-1 के लिए, ठीक है, n-1 के लिए। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर n की वैल्यू क्या बन जाएगी? 4 बन जाएगी। 5 - 1 क्या होता है? 4। तो यहाँ से कॉल जाएगा
फिर से यहाँ पर बट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अब n-1 के लिए कॉल जा रहा है, तो n की वैल्यू बन गई 4। नेक्स्ट लाइन पे आएगा कि n की वैल्यू 0 हो चुकी, नहीं अभी तो 4 है, मतलब रिटर्न नहीं करना है। अब इस पे फिर से आएगा प्रिंट पे और प्रिंट करा देगा n की जो भी करंट वैल्यू क्या है 4 बन चुकी है, तो 4 प्रिंट करा दो। अब फिर से इस वाले लाइन पे आएगा और कॉल लगाएगा n-1 के लिए। करंटली n की वैल्यू क्या है थी 4 थी, करेक्ट, n की वैल्यू थी 4। अब कॉल आएगा n-1 के लिए, मतलब n-2 के लिए। देखो अपने से छोटे इंस्टेंस के लिए फिर से कॉल लगा रहा है n-2 के लिए, ठीक है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे n की वैल्यू क्या बन जाएगी 3 बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से कॉल किया, यहाँ पर फिर से, करेक्ट। अब वैल्यू बन गई है n की 3। अब यहाँ पर ये चेक करेगा क्या n की वैल्यू 0 हो गई, नहीं, तो मतलब अभी रिटर्न नहीं करना है। अब n की जो भी करंट वैल्यू है उसको प्रिंट करा दो। n की करंट वैल्यू क्या बन चुकी है 3 है, तो इसको इसने प्रिंट करा दिया यहाँ पर। अब फिर से नेक्स्ट लाइन पे आएगा, इस वाली लाइन पे आएगा। अब ये बोल रहा है मुझसे फिर से छोटे इंस्टेंस को कॉल लगा दो n-1 के लिए। करंटली अगर n की वैल्यू अभी 3 है तो n-1 क्या होगा 2 होगा, ठीक है। तो अभी अपने से छोटे इंस्टेंस को फिर से कॉल लगा रहा है जो कि है n-3 के लिए। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू बन गई है 2। n की वैल्यू क्या बन गई है 2 बन गई है, ठीक है। तो यहाँ से फिर से कॉल जा रहा है 2 के लिए। अब चेक करेगा क्या n की वैल्यू 0 है, नहीं 2 है, तो मतलब रिटर्न नहीं करना है। n की अभी जो भी करंट वैल्यू है जो कि 2 है उसको आप प्रिंट करा दो, तो इसने यहाँ पर प्रिंट करा दिया 2 को, करेक्ट। इसके बाद फिर से यहाँ पर आएगा, प्रिंट कराने का काम हो चुका है। उसके बाद फिर से नेक्स्ट लाइन पे आएगा और ये बोल रहा है कि अब फिर से मुझे कॉल लगाओ मुझसे छोटे वाले इंस्टेंस को। तो अब छोटे वाले इंस्टेंस को जब कॉल लगेगा तो n की वैल्यू क्या बन जाएगी, n-4 के लिए कॉल लगेगा और n की वैल्यू बन गई इस पॉइंट पर 1, करेक्ट। अब यहाँ पर चेक करेगा क्या n की वैल्यू बन चुकी है 0, नहीं बनी है, तो मतलब रिटर्न नहीं करना है। अब नेक्स्ट लाइन पे आएगा n की वैल्यू को आप प्रिंट करा दो। करंट वैल्यू क्या है n की जो की है 1, तो इसने यहाँ पर 1 को प्रिंट करा दिया। फिर से बोल रहा है कि मुझसे छोटे वाले इंस्टेंस को कॉल लगा दो, तो यहाँ से एक और कॉल जाएगा अपने से छोटे वाले इंस्टेंस को। यहाँ पर मैं लिख रही हूँ, हाँ, n-5 के लिए कॉल जाएगा, ठीक है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे n की वैल्यू क्या बन गई है 0 बन गई है। अब देखो ये बेस कंडीशन हिट हो रही है। यहाँ से आएगा देखिएगा कि n की वैल्यू 0 बन गई है, हाँ बन गई है, यहीं से रिटर्न करा दो, प्रिंट नहीं कराना है, डायरेक्टली रिटर्न कर दो। तो अभी रिटर्न कर देगा और ये सारी वैल्यूज को प्रिंट करा देगा। तो चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो कि है कि हमें प्रिंट कराना है नंबर्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अभी तक हम क्या कर रहे थे, डिक्रीजिंग ऑर्डर में प्रिंट करा रहे थे। इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर मैं आपको बोलूं n की वैल्यू 5 है तो फिर क्या होगा 1 2 3 4 और 5 तक के आपको वैल्यूज प्रिंट करानी है। अब कैसे कराओगे, देखो कोड बिल्कुल सेम रहेगा, सिर्फ एक चेंजेस करेंगे हम यहाँ पर, कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, कुछ भी रिमूव नहीं करेंगे, बस एक चेंजेस करेंगे, वो भी बहुत छोटा सा। क्या, देखो हम पहले क्या कर रहे थे, स्टार्टिंग में हम जब कॉल वॉल सब लग जाता था, कंडीशन चेक हो जाती थी, पहले हम प्रिंट कराते थे, करेक्ट, उसके बाद उसके स्मॉलर इंस्टेंस को हम कॉल लगाते थे। अब हम क्या करेंगे कि आप अपने स्मॉल इंस्टेंस को कॉल लगाते जाओ, लगाते जाओ। पहले स्मॉल इंस्टेंस के लिए कॉल लगाओ 4 के लिए, फिर 3 के लिए, फिर 2 के लिए, फिर 1 के लिए, और एंड में जाके सारी वैल्यूज को प्रिंट कराओ। तो जब ये एंड में जाके प्रिंट कराएगा ना तो वैल्यूज रिवर्स हो जाएगी अपने आप। देखो पहले कॉल लगेगा 4 के लिए, पहले तो 5 को प्रिंट करा देगा, 5 के लिए कॉल लगेगा, 5 के लिए, 4 के लिए, 3 के लिए, 2 के लिए, 1 के लिए, और फिर जब सारे कॉल लग चुके होंगे उसके बाद ये प्रिंट कराएगा, तो वो जो 5 4 3 2 1 होगा ना वो रिवर्स होकर हो जाएगा 1 2 3 4 5। कैसे, एक बार मैं आपको ये बैकएंड में कोड भी बता देती हूँ काम कैसे करता है, एक बार हम रन कर लेते हैं उसके बाद समझाती हूँ। बिल्कुल सही आंसर आ रहा है 1 2 3 4 5। अब देखो ये कोड बैकएंड में कैसे काम करेगा, थोड़ा शॉर्ट में बताऊंगी क्योंकि हम ऑलरेडी देख चुके हैं। यहाँ से कॉल जाएगा, यहाँ पर 5 वैल्यू यहाँ पर स्टोर हो जाएगी। अभी कंडीशन चेक करेगा, n की वैल्यू क्या है, स्टार्टिंग में तो n की वैल्यू रहेगी 5, तो ऑब्वियसली कंडीशन मैच नहीं कर रही है तो रिटर्न नहीं करना है। अब ये बोल रहा है कॉल लगा दो, प्रिंट नहीं कराना है, डायरेक्ट कॉल लगाओ आप। किसको कॉल लगाओ, अपने से छोटे वाले इंस्टेंस के लिए। तो n-1 के लिए जब कॉल आएगा तो n की वैल्यू क्या होगी 4 होगी। फिर से ये बोल रहा है, देखो यहाँ पर आया, इसने बोला कॉल लगा दो, फिर से 4 के लिए पहले कॉल लगाएं, यहाँ पर चेक करा क्या n की वैल्यू 0 है, नहीं है। फिर से आप रिटर्न तो मत करो, यहाँ पर आ जाओ, फिर से इसी लाइन पर आ गए, यहाँ पर नहीं आ रहा है, प्रिंट वाली लाइन पे नहीं आ रहा है, इस वाली लाइन पे आ रहा है कॉल लगाते वक्त। फिर से बोल रहा है आप अपने से छोटे वाले इंस्टेंस के लिए फिर से कॉल लगा दो, ठीक है जी, फिर से कॉल लगा देते हैं n-2 के लिए। इस वाले पॉइंट पर n की वैल्यू क्या बन जाएगी 3 बन जाएगी। फिर से ये कंडीशन चेक करेगा कि n की वैल्यू 0 नहीं, अभी तो n की वैल्यू 3 है, तो रिटर्न नहीं करना है। फिर से अपने छोटे वाले इंस्टेंस के लिए कॉल लगा दो, ठीक है जी, फिर से लगा देते कॉल n-3 के लिए। इस पॉइंट पर n की वैल्यू क्या बन जाएगी 2 बन जाएगी, ठीक है। फिर से इस वाली लाइन पे आएगा कि कंडीशन तो मैच करेगी नहीं, 0 नहीं होगा तो।
अब ये बोल रहा है अपने से छोटे वाले इंस्टेंस के लिए फिर से कॉल लगा दो। ठीक है जी, फिर से कॉल लगा देते हैं, जो कि है n-4 के लिए। इस पॉइंट पर वैल्यू क्या बन जाएगी n की, जो कि होगी 1। ठीक है जी। अब फिर से ये इस वाली लाइन पे आएगा और बोलेगा फिर से कॉल लगाओ। अब देखो जब फिर से कॉल लगेगा n-5 के लिए, जो कि होगा 5 - 5 0, इस पॉइंट पर n की वैल्यू हो जाएगी 0। ये वाली कंडीशन हो गई है हिट। अब आप यहाँ से रिटर्न कर जाओ। रिटर्न कहाँ करोगे? शुरुआत में तो आप रिटर्न करके यहाँ पर आओ और सारी वैल्यूज प्रिंट कराओ। अब रिटर्न कैसे होगी? रिवर्स ऑर्डर में रिटर्न होगी। कैसे, वो देखते हैं हम। जब यहाँ से रिटर्न होगी तो इसको तो आपको प्रिंट कराना नहीं है, क्योंकि आपको यहाँ से रिटर्न करना है। तो यहाँ से आप रिटर्न करो, यहाँ पर जाओ। ठीक है। अब क्या हो गई है? वैल्यू 1 है। तो अब आप प्रिंट कराओ 1 को। फिर से हम यहाँ से रिटर्न जाओ इस पर। अब आप प्रिंट कराओ 2 को। फिर से जाओ रिटर्न यहाँ पर। अब आप प्रिंट कराओ 3 को। फिर से रिटर्न जाओ यहाँ पर 4 पर। अब आप प्रिंट कराओ 4 को। और अब फिर से रिटर्न जाओ यहाँ पर और अब आप प्रिंट कराओ 5 को। तो ऐसे ये वैल्यूज पहले रिवर्स में थी, 5 4 3 2 1। ठीक है। जब हम रिटर्न करते गए तब ये वैल्यूज बन गई इंक्रीजिंग ऑर्डर में। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कोड बैकएंड में कैसे काम करता है। मैं आपको मेन ना लॉजिक समझाना चाहती हूँ। लॉजिक सारे क्वेश्चन में सेम रखता है, फिर भले वो एडवांस लेवल का हो या फिर बिगिनर लेवल का हो क्वेश्चन। ठीक है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। अब ये क्या होता है? देखो आपको ना एक नंबर दिया जाएगा क्वेश्चन में, डेसिमल नंबर, उसको आपको बाइनरी कन्वर्ट करना है। अब बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करोगे? बाइनरी के दो नंबर्स ही होते हैं। हमने पहले स्कूल या कॉलेज में पढ़ा होगा कि जो कंप्यूटर होता है, हमारा सिस्टम होता है, सभी तरह का डाटा, भले कोई सा भी तरह का डाटा होता है, वो बाइनरी फॉर्मेट में स्टोर करता है, मतलब 0 और 1 के फॉर्मेट में स्टोर करता है। सिमिलरली अगर हमें डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करना है तो उसको 0 और 1 के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे? यहाँ पर आपको सिर्फ दो काम करना है। दो काम क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूँ कि 25 को आपको, ये डेसिमल वैल्यू है, इसको आपको बाइनरी कन्वर्ट करना है, 0 और 1 के फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट कर दो। पहला काम होगा आपका कि इसको 2 से डिवाइड करो। 2 से डिवाइड करते जाओ एंड पॉइंट तक के। सेकंड काम ये होगा कि अगर हर एक स्टेप पे आपको फाइंड करना है, जब भी आप 2 से डिवाइड करते हो इसको, अगर उसका मॉड्यूलो मतलब रिमाइंडर 0 आ जाता है तो 0 रिटर्न करेगा। अगर 1 आ जाता है, कोई सी भी वैल्यू आती है मतलब रिमाइंडर में, तो फिर 1 रिटर्न करना है। ठीक है। कैसे? अगर नहीं समझ आ रहा है डोंट वरी, मैं आपको अभी समझाती हूँ। देखो 25 को हमें डिवाइड करना है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। रिमाइंडर आ रहा है? जी हाँ बिल्कुल आ रहा है। क्या आ रहा है? रिमाइंडर 1 आ रहा है। यहाँ पर मतलब कुछ ना कुछ रिमाइंडर आ रहा है, तो यहाँ पर हमने 1 लिख दिया। अब हम 12 को डिवाइड करेंगे 2 से। 2 6 जा। अब बोलो क्या ये कंप्लीटली डिविजिबल है? बिल्कुल है। क्या रिमाइंडर आ रहा है? कुछ भी, 0 ही आ रहा है। तो यहाँ पर हमने इसी स्टेप में 0 लिख दिया। उसी के स्टेप में उसी के पास लिखना है, वरना आपको कंफ्यूजन रहेगा। ठीक है। ये कोड बैकएंड में कैसे काम कर रहा है वो समझा रही हूँ। ठीक है। इसके बाद 2 से फिर से इसको डिवाइड कर दो। 2 3 जा। क्या ये कंप्लीटली डिविजिबल है? जी हाँ बिल्कुल कंप्लीटली डिविजिबल है। 0 लिख दो यहाँ पर। अब 2 से फिर से डिवाइड कर दो। 2 1 जा। क्या ये कंप्लीटली डिविजिबल है? नहीं है। यहाँ पर रिमाइंडर है, तो यहाँ पर हमने 1 लिख दिया। अब देखो जब अब हम इसका आंसर फाइंड आउट करेंगे ना, तो रिवर्स ऑर्डर में फाइंड आउट करेंगे। यहाँ से जाएंगे हम यहाँ पर। ठीक है। और इंक्लूड इसको भी करना है। ऐसा नहीं कि यहाँ से आप वैल्यूज इंक्लूड करो, नहीं, वैल्यूज हम इंक्लूड करेंगे यहाँ से भी। ठीक है। अब इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? रिवर्स ऑर्डर में आप बस प्रिंट कराते जाओ। यहाँ से जाएंगे हम यहाँ पर, तो सबसे पहले क्या था? 1 था। ये वाला आंसर मैं लिख रही हूँ, 1 था, तो 1 मैंने यहाँ पर लिख दिया। जब यहाँ पर गए तो आंसर क्या है? फिर से 1 है, 1 लिख दो। यहाँ पे जाएंगे, आंसर क्या है? 0 है। फिर से रिवर्स जाएंगे, आंसर क्या है? 0 है। फिर से यहाँ पर जाएंगे, आंसर क्या है? 1 है। बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। हमारा आंसर है 11001। ठीक है। 25 का बाइनरी होता है 11001। अब अगर मैं नेक्स्ट किसी क्वेश्चन का फाइंड आउट करती हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 10 का फाइंड आउट करना चाहती हूँ, ठीक है, कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो 10 मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। ठीक है। 2 से डिवाइड करो। 2 5 जा 10। क्या कंप्लीटली डिविजिबल है? बिल्कुल है। तो 0 लिख दो सिंपल यहाँ पर। 2 से फिर से डिवाइड कर दो। 2 2 जा 4। कंप्लीटली डिविजिबल है? नहीं, रिमाइंडर में कुछ आ रहा है, तो 1 लिख दिया। अब फिर से 2 से डिवाइड कर दो। 2 1 जा। क्या कंप्लीटली डिविजिबल है? बिल्कुल है, तो 0 लिख दो। अब यहाँ से रिवर्स में आंसर फाइंड आउट करो। यहाँ से जाएगा आंसर 1, फिर से यहाँ पर आएंगे 0, फिर से यहाँ पर आएंगे 1, फिर से यहाँ पर आएंगे 0। तो हमारा बाइनरी हो गया है 10 का 1010। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है। अब इसका कोड कैसे बनाएंगे वो देख लो। कोड बनाने के लिए सिर्फ दो चीजों की जरूरत है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, सिर्फ मेन काम आपको लिखना है कोड में, बाकी का काम ये फेथ रखो कि रिकर्जन खुद संभालेगा। मेन काम क्या है हमारा यहाँ पर? देखो मेन काम है पहला तो 2 से डिवाइड करवाना। ठीक है। सेकंड काम हमारा क्या है? सेकंड काम है जो मॉड्यूलो आएगा
देखो मॉड्यूलो का साइन क्या होता है, ये होता है, ठीक है। मॉड्यूलो काम क्या होता है, रिमाइंडर फाइंड आउट करना, जो लास्ट में आंसर आता है वो फाइंड आउट करना। तो हमें रिमाइंडर से तो काम है, हम रिमाइंडर को क्या कर रहे हैं, अपेंड कर रहे हैं। अपेंड का मतलब क्या होता है, एक साथ लिखना, ऐड करना, जोड़ना नहीं। ऐड का मतलब ऐड करना नहीं होता है, प्लस करना नहीं होता है। ऐड मतलब अपेंड करना, साथ में लिखना। हम अपेंड ही तो कर रहे हैं। जितने भी मॉड्यूलो का आंसर आ रहा है, रिमाइंडर आ रहा है, 1 आ रहा है, 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 0 आ रहा है, उसको हम साथ में ही तो लिख रहे हैं, ठीक है। तो दो काम करना है, सबसे पहले 2 से डिवाइड कर दो। सेकंड काम, जो भी मॉड्यूलो का आंसर आ रहा है मतलब रिमाइंडर आ रहा है, उसको उसके साथ अपेंड कर दो, ठीक है। अपेंड कर दो, साथ में लिख दो। तो अब यही हम कोड में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, सबसे पहले एक फंक्शन क्रिएट कर लो, डेसिमल टू बाइनरी में नाम दे रही हूँ, आप छोटा नाम भी दे सकते हो इसका, एज योर विश। पैरामीटर पास करेंगे यहाँ पर n, जिसमें मैं 25 पास करूंगी या फिर 10 पास करूंगी, एज योर विश। अब ना यहाँ पे आपको कंडीशन लिखनी पड़ेगी, दो कंडीशन लिखनी पड़ेगी। पहली कंडीशन क्या होगी, अगर n की वैल्यू 0 है, मतलब अगर आप डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन कर रहे हो 0 का, तो डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन 0 का 0 ही होता है, 1 का भी 1 ही होता है। तो ये दो कंडीशन हमें यहाँ लिखनी होगी, ठीक है। अगर n की वैल्यू 0 है तो फिर उसका बाइनरी कन्वर्जन होगा 0 ही, तो यहाँ से आप रिटर्न कर दो डायरेक्टली 0 ही, ठीक है जी। ये हमने लिख दिया, सॉरी स्ट्रिंग फॉर्मेट में लिखना होगा 0। एलिफ में सेकंड कंडीशन में यहाँ पे लिख रही हूँ, इफ करके भी लिख देना एज योर विश, मैं एलिफ में लिख रही हूँ क्योंकि यही थोड़ा सा सही लगता है इसीलिए। और अगर n की वैल्यू 1 है तो इसका भी बाइनरी फॉर्मेट 1 ही होगा, ठीक है जी। ये भी हमने यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ से हमें रिटर्न करना है, क्या रिटर्न करना है, जो भी आंसर आ रहा है वो। अब यहाँ से जो रिटर्न करेंगे ना, यहीं पे हम कैलकुलेशन का काम करेंगे कि मतलब बाइनरी कन्वर्जन निकालना कैसे, वो हम यहाँ पर लिख रहे हैं। देखो फंक्शन कॉल इटसेल्फ, इसी के अंदर से इसी को कॉल लगा रही हूँ। अब सारा कैलकुलेशन काम हम यहाँ पर कर रहे हैं। देखो n को क्या करो, n की जो भी वैल्यू, मतलब अगर मैं 25 का बाइनरी फॉर्मेट फाइंड आउट कर रही हूँ, तो n को आप डिवाइड कर दो। काय से डिवाइड करो, 2 से। पहला काम हमारा हो गया जो मैंने आपको बोला था। सेकंड काम क्या है, हमको अपेंड करना है। ये प्लस का काम अपेंड होगा, ऐड करना नहीं होगा, ठीक है। अपेंड मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ आपको, AIML ऑटोमेशन की सीरीज में सभी लेक्चर्स में हम सीख चुके हैं, ठीक है। अगर आपने फॉलो करा है तो, नहीं फॉलो करा है तो करो उसको स्टार्टिंग से, आपको बहुत सारी नई चीजें सीखने को मिलेगी और आप AIML और डाटा साइंस के लिए पूरी तरीके से रेडी हो जाओगे इसीलिए, ठीक है। अब देखो n को हमने 2 से तो डिवाइड कर दिया। सेकंड काम क्या है, मॉड्यूलो फाइंड आउट करना। मॉड्यूलो कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये वाला साइन लगा दो परसेंटेज का और 2 से डिवाइड कर दो, तो जो भी रिमाइंडर आएगा वो उसका मॉड्यूलो हो जाएगा, ठीक है। और STR हमने यहाँ पर लिख दिया है। आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी, ठीक है जी। ये भी हमने काम कर दिया। अब अपने फंक्शन के बाहर निकलने के बाद इसको फिर से कॉल लगा दो और प्रिंट करा दो, क्योंकि हमने यहाँ पर प्रिंट नहीं कराया। अगर हम यहाँ पे प्रिंट कराते तो यहाँ नहीं कराना होता, हम बाहर निकलने के बाद प्रिंट करा रहे हैं। सबसे पहले तो हमने फंक्शन को कॉल लगाओ, पास कर दो अपने पैरामीटर का इनपुट। मैं 25 का बाइनरी फॉर्मेट फाइंड आउट करना चाहती हूँ, ठीक है जी। ये हमने काम कर दिया। अब हम इसको रन करके देखते हैं क्या आंसर आता है। देखिए 11001 हमारा आंसर क्या था, पहले 11001 ही था। अब हम इसका ना 10 का फाइंड आउट करते हैं, क्या आंसर आएगा। 10 का लिखती हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। देखिए 1010 बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, जो मैंने आपको यहाँ पर समझाया था। वो 25 वाला हट चुका है ना, इसलिए मैंने फिर से 10 का भी आपको बता दिया। आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी। यहाँ पर सिर्फ दो ही काम करना है हमें। सबसे पहला 2 से डिवाइड करो, सेकंड मॉड्यूलो फाइंड आउट करो। मॉड्यूलो भी 2 से डिवाइड करके फाइंड आउट करेंगे, ऑब्वियसली रिमाइंडर फाइंड आउट करना है तो ये हमें रिमाइंडर दे देगा, ये डिवाइड करने का काम कर देगा, और जो भी आंसर आएगा वो अपेंड कर देगा साथ में और प्रिंट करा देगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा, और फेथ रखना, बाकी का काम में संभाल लेगा। आपको सारी चीजें बारीकी से लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। अब देखो आप में से कोई ना कोई सोच रहा होगा कि STR का काम क्या होगा। देखो STR मैंने इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ पर हम कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं। कॉन्कैटिनेट भी आप बोल सकते हो, अपेंड भी बोल सकते हो, सही वर्ड कॉन्कैटिनेट होगा, बट अपेंड का काम क्या होता है, एंड में ऐड करना, वही तो कर रहा है। रिवर्स में चलेगा 1, उसके बाद फिर से 1, फिर 0, फिर 0, फिर 1। तो कहने की बात तो यही है कि अपेंड कर रहा है, बट यहाँ पर हम कॉन्कैटिनेट भी बोल सकते हैं। तो कॉन्कैटिनेट में क्या होता है कि आप एक इंटीजर और एक स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट नहीं कर सकते हो, ठीक है। दोनों स्ट्रिंग वैल्यू होनी चाहिए। तो ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दे और स्ट्रिंग वाली वैल्यू दे, मतलब 1010 ऐसी वाली स्ट्रिंग वैल्यूज है, इसलिए मैंने यहाँ पर STR लिखा है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। दो रीजन है यहाँ पर, पहला कॉन्कैटिनेट का रूल है इसीलिए, और दूसरा वो स्ट्रिंग वाली वैल्यू दे इसीलिए। आई होप आपको इतना पार्ट समझ आ गया होगा। तो चलिए अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि है सम ऑफ n नंबर्स, n नेचुरल नंबर्स। अब ये क्या है, देखो सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, अगर मैं नेचुरल नंबर्स बोलूँ, n की वैल्यू अगर 5 दे देती हूँ तो वैल्यूज क्या होगी, 4, करेक्ट।
3 2 1 ये प्रिंट करा देगा। सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स क्या होगा, 5 4 3 2 1 को ऐड कर दो। अब ये रिकर्जन को यूज करके हम कैसे ऐड करेंगे, वैसे हम यहाँ पर लूप भी यूज कर सकते हैं। हाँ, मोस्टली रिकर्जन के क्वेश्चंस में आप लूप भी यूज कर सकते हैं, बट रिकर्जन ज्यादा बेटर होता है। और आपको एएमएल अगर सीखना है, डाटा साइंस सीखना है, तो रिकर्जन आपको सीखना बहुत जरूरी है। करेक्ट। आई होप आपको समझ आ गया, क्योंकि डीएसए का पार्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है वहां पर, इसीलिए। अब देखिए, इस वाले क्वेश्चन को हमें सॉल्व कैसे करना है। सिमिलर लॉजिक लगेगा जो यहाँ पर था, सेम कोड रहेगा, कुछ भी चेंजेस नहीं होगा। भले यही वाला कोड मैं उठा लेती हूँ, या फिर चलिए फिर से बना के हम देख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट लॉजिक पूरा सेम रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। देखो, डेफ एक फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं सम नाम का, यहाँ पर पैरामीटर पास कर रही हूँ n। करेक्ट। जहां पर हम वैल्यूज दे देंगे। फर्स्ट कंडीशन होगी कि जब भी n की वैल्यू 1 हो जाती है, जब भी n की वैल्यू 1 हो जाती है, तब आप यहाँ से रिटर्न कर दो 1। ऑब्वियसली 1 ही रिटर्न कर दो ना, क्योंकि 1 को ही आपको ऐड करना होगा वहां पर, इसीलिए। ठीक है, जब भी n की वैल्यू 1 बन जाती है, तो फिर आप रिटर्न कर दो किसको, 1 को। ठीक है जी। अब देखो, यहाँ पर इंटीजर टाइप का हमें पास करना था, इसलिए मैंने 1 लिखा है। यहाँ पर स्ट्रिंग टाइप का पास करना था, इसलिए डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, अब देखिए, यहाँ से हमने 1 तो रिटर्न कर दिया। अब जो सेकंड चीज होगी वो होगी, यहाँ से हमें रिटर्न करना होगा हमारा फाइनल आंसर। और रिटर्न करते वक्त हमारे फंक्शन को कॉल भी कर देंगे। फंक्शन को कॉल मैं यहाँ से लगा रही हूँ इसके छोटे इंस्टेंस के लिए, n-1 के लिए। अब देखो, यहाँ पर क्या कर रही हूँ, n प्लस का काम क्या होगा, जो भी करंट n की वैल्यू है ना, आप ऐड करते जाओ। हाँ, आप अपने छोटे इंस्टेंस के लिए कॉल भी लगा दो, बट साथ में जो भी करंटली n की वैल्यू है ना, उसको ऐड करते जाओ, ताकि हमारा पूरा सम आंसर आ जाए, मतलब टोटल सम निकल कर आ जाए। और फिर यहाँ पर हमें बाहर निकल के बाद हमारे फंक्शन के प्रिंट कराना होगा। ठीक है, क्योंकि हम प्रिंट ऊपर नहीं करा रहे, इसलिए यहाँ पर करवा रहे हैं। और साथ में कॉल भी लगा दो, एक ही लाइन में कर रही हूँ। आप चाहो तो कॉल लगा देना, पहले एक वेरिएबल में स्टोर कर लेना, उसके बाद प्रिंट करा लेना, एज अ विश। मैं एक ही स्टेप में कर रही हूँ। ठीक है जी, 7 के लिए मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब मैं रन करके देखती हूँ क्या आंसर आ रहा है। 28 बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। अगर मैं 5 का लिखूँ तो क्या आएगा, 5 4 3 2 1 को ऐड कर देगा, 15 आ रहा है। बिल्कुल सही आ रहा है, 5 4 3 2 1 को ऐड करने के बाद 15 आएगा। अब ये कोड बैकएंड में कैसे काम कर रहा है, बहुत शॉर्ट में आपको बता देती हूँ मैं। ठीक है, नॉर्मली बता देती हूँ, क्योंकि अभी तक हम काफी सारी चीजें सीख चुके हैं। एन की वैल्यू अगर करंटली 5 है, एन की वैल्यू करंटली 5 है। अब यहाँ पर सम फाइंड आउट होगा। हाँ, सम की वैल्यूज मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। स्टार्टिंग में वैल्यू क्या है, देखो कोड में लिखा क्या है, कोड में लिखा है n प्लस, और फिर इसने कॉल लगा दिया अपने छोटे वाले इंस्टेंस के लिए। ठीक है, तो n की जो भी करंट वैल्यू है, n की करंट वैल्यू क्या है, स्टार्टिंग में 5 है। 5 को प्लस कर दो किससे, अब अपने छोटे वाले इंस्टेंस को कॉल लगाओ और फिर प्लस करो। अब मैं अपने से छोटे वाले इंस्टेंस के लिए कॉल लगा रही हूँ n-1 के लिए। इस टाइम पर क्या वैल्यू होगी n की, जो की होगी 4। ठीक है जी, 4 को भी ऐड कर दो। ये यही तो बोल रहा है यहाँ पर, देखो ध्यान से देखो, ये क्या बोल रहा है यहाँ पर, जो भी n की करंट वैल्यू है, जो कि 5 थी, उसको लिख दो, साथ में अपने छोटे वाले इंस्टेंस के लिए कॉल कर दो। जब छोटे वाले इंस्टेंस के लिए कॉल लगाया, तो इनकी वैल्यू क्या बन गई, 4 बन गई। अब n की वैल्यू 4 बन गई है, तो अब इसको ऐड कर दो। तो पहले तो 5 था पहले वाले कॉल के वक्त, सेकंड कॉल के वक्त 4 हो गया, तो वो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। फिर से अपने छोटे वाले इंस्टेंस के लिए कॉल लगा दो, इससे छोटा वाला इंस्टेंस क्या होगा, 3 होगा। तो n से छोटा वाले इंस्टेंस के लिए कॉल लगा दो, जो कि होगा 3। अब यहाँ पे ऐड कर दो 3। ठीक है, क्योंकि n प्लस लिखा हुआ है। फिर से अपने छोटे वाले इंस्टेंस के लिए कॉल लगा दो। ठीक है जी, फिर से अपने छोटे वाले इंस्टेंस के लिए कॉल लगा देते हैं, n-1। इस स्टेप पे क्या होगा, n की वैल्यू बन जाएगी 2। ठीक है, ठीक है जी, इस स्टेप पे n की वैल्यू बन गई 2 को ऐड कर दिया। फिर से अपने छोटे वाले इंस्टेंस के लिए कॉल लगा दो, n-1। अब मैं बार बार n-1 n-1 लिख रही हूँ, क्योंकि कोड में है। आप ऐसे भी लिख सकते हो n-1 n-2 n-3 n-4 एज योर विश। ठीक है, पर करंट वैल्यू n की जो भी होगी, उससे एक छोटी वाली वैल्यू के लिए कॉल लगा रहा है, बस ये समझ लो। इस स्टेप पे n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। अब देखो, +1। ठीक है, अब ये सारी वैल्यूज को प्लस कर देगा, टोटल कर देगा, और आंसर आ जाएगा 15, और ये यहाँ से रिटर्न कर देगा। आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी। ठीक है, तो चलिए हमारे कोड पर आते हैं, और इसको रन करके हमने देख ही लिया था। 15 बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। 5 + 4 9, 9 + 3 12, 12 + 2 14, 14 + 1 15। आई होप आपको समझ आ गई होगी इतना पार्ट, कि बैकएंड में कैसे काम कर रहा है कोड। ठीक है, हम ऑलरेडी समझ चुके थे, इसलिए शॉर्ट में बताइए। और इसको देख के कंफ्यूज मत होना, ये करंट n की वैल्यू जो होती है ना, उसके छोटे वाले इंस्टेंस के लिए कॉल लगा रहे हैं, इसलिए मैंने n-1 लिखा है। यहाँ पर आप n-2 3 4 ऐसे भी लिख सकते हो। हाँ,
तो अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रिवर्स स्ट्रिंग, मतलब अपनी स्ट्रिंग को आपको रिवर्स करना है। कोई सी भी स्ट्रिंग आप ले सकते हो, मैं हेलो का एग्जांपल ले रही हूँ। हेलो को रिवर्स करने के बाद क्या आएगा, OLLEH, करेक्ट। टपल्स वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था, बट यहाँ पर हमें रिकर्जन को यूज करना है। टपल्स का लेक्चर ना आपको AIML ऑटोमेशन की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, देख लेना, क्योंकि वहाँ पे हमने AI का प्रोजेक्ट भी बनाया। हर एक लेक्चर में आपको प्लेलिस्ट में प्रोजेक्ट मिलेगा AI का या फिर ऑटोमेशन का या फिर AIML का, ठीक है। और नंपाई वाले में आपको डाटा साइंस का प्रोजेक्ट मिलेगा। जरूर देखना, पूरी प्लेलिस्ट फॉलो करना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बट यहाँ पे हमें रिकर्जन यूज करना है, इसलिए हम रिकर्जन को यूज करेंगे। थोड़ा सा लेंदी होगा इसका प्रोसीजर, इसलिए ध्यान से देखना। देखो हमारी स्ट्रिंग है हेलो, ठीक है। इसको हमको रिवर्स करना है। रिवर्स करने के बाद आंसर क्या आएगा, अब रिवर्स करने के बाद जो आंसर आएगा ना, उसको आप एक एक पूरी स्ट्रिंग में समझो, एक एक कैरेक्टर समझो। एंड में H आना चाहिए, उसके पहले E आना चाहिए, उसके पहले L आना चाहिए, उसके पहले L, उसके पहले O। अभी हर एक टास्क हमें करना है, कैसे करेंगे वो देख लेते हैं हम। देखो सबसे पहले मैं अपनी स्ट्रिंग लिख लेती हूँ जो कि है हेलो, ठीक है। अब इसका ना मैं इंडेक्स नंबर दे रही हूँ। हर एक कैरेक्टर का इंडेक्स नंबर होता है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सभी लेक्चर्स में। नंपाई में भी पढ़ लिया था, टपल्स डिक्शनरी में भी पढ़ लिया था। डिक्शनरी का लेक्चर भी आपको उसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। इसका इंडेक्स नंबर क्या होता है, स्टार्टिंग होता है बाय डिफॉल्ट पाइथन में 0 से, वो मैंने आपको बता ही दिया था। 0 1, इसका क्या आएगा 2 होगा, इसका क्या होगा 3 होगा, इसका होगा हमारा 4, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ना हमारा सिर्फ 2 काम होगा। जी हाँ, सिर्फ 2 काम है, और वही हमें कोड में भी लिखना है। ये बैकएंड का काम थोड़ा सा लॉन्ग है, वो मैं आपको समझा रही हूँ, डोंट वरी। सिर्फ 2 काम है। पहला काम ये है कि जो भी 0th इंडेक्स पे हमारी करंट स्ट्रिंग जो भी है, अभी हम जिस भी स्टेप पर है ना रिवर्स करने पर, करंट स्ट्रिंग जो भी है उसका 0th वाला जो कैरेक्टर है उसको आप इग्नोर कर दो। मतलब करंट स्ट्रिंग क्या हेलो है, तो H वाले को आप इग्नोर कर दो फिलहाल के लिए। और जो बाकी का 1 इंडेक्स से लेकर के बाकी की जितनी भी लेंथ है आपकी स्ट्रिंग की, भले 1 है, 5 कैरेक्टर्स है, 1000 एंड तक है, वो सब ले लो। बस फर्स्ट इंडेक्स से आपको स्टार्ट करना है, 0 से नहीं करना है, ठीक है। और एंड तक के ले लो, और आप काम क्या करो, उसको प्रिंट करा दो। हाँ, उसको भी ले लो, मतलब प्रिंट मत कराओ, सॉरी, बैकएंड में ले लो, बैकएंड में स्टोर कर लो। तो अगर हम 0th वाले कैरेक्टर को अभी फिलहाल के इग्नोर कर देते हैं, तो फिर क्या बचता है, कैरेक्टर्स ELL और फिर O, ये हमने ले लिया, ठीक है। अब जो नेक्स्ट काम है, फर्स्ट काम हमारा हो चुका है, फर्स्ट इंडेक्स से लेकर के एंड तक के आप स्ट्रिंग ले लो। नेक्स्ट काम है कॉन्कैटिनेट कर दो या फिर अपेंड कर दो। अपेंड का काम क्या होता है, एंड में ऐड करना। एंड में किसको ऐड करोगे, जो भी 0th वाले इंडेक्स पे जो कैरेक्टर था ना जिसको आपने इग्नोर करा था उसको ऐड कर दो। तो एच को हमने इग्नोर करा था, उसको हमने ऐड कर दिया यहाँ पर। अब देखो फर्स्ट स्टेप में हमारा एक काम तो हो गया, एच को हम एंड में तो ले आए, है ना। इस वाले स्टेप पे फाइनल आंसर हमारा क्या आएगा, ELLO और H। अब देखो हमारा एक काम तो हो गया, H को हमें एंड में लाना था, वो तो हमने ला दिया, एंड में ले आए हम H को, करेक्ट। अब बाकी की स्टेप बची है, E को अब H के पहले लाना है, ठीक है। उसके बाद फिर हम LLO का भी काम करेंगे, बट फिलहाल के लिए ये है। अब मुझे बताओ करंट स्ट्रिंग हमारी क्या है, ये तो फाइनल आंसर है उस स्ट्रिंग के स्टेप का, ठीक है। इस वाले स्टेप का फाइनल आंसर है। करंट स्ट्रिंग क्या है, ये बची है, क्योंकि एच को तो हम एंड में लेकर आ गए, इसका काम हो गया, इसको भी फिलहाल के लिए इग्नोर कर दो, ठीक है। तो अब मैं ये वाली स्ट्रिंग ले रही हूँ ELLO वाली, ठीक है, ELLO वाली, ठीक है। अब मुझे इसकी इंडेक्सिंग करनी है। इंडेक्सिंग क्या होगी, 0 1 2 3। फिर से वही काम करना है, 0th इंडेक्स पे जो भी कैरेक्टर मौजूद है उसको फिलहाल के लिए इग्नोर कर दो, और 1 इंडेक्स से लेकर के एंड तक के जहां तक की भी आपकी स्ट्रिंग की लेंथ जा रही है उसको आप ले लो। उसको हमने ले लिया, फाइनल आंसर क्या आएगा, LLO, ठीक है। अब ये H भी रहेगा यहाँ पर, ये हटेगा नहीं क्योंकि हमें H को भी रखना है, ठीक है। अब मैं बोलूंगी कि जो भी हमारी करंट स्ट्रिंग है ना, करंट स्ट्रिंग क्या है, ये वाली हमारी करंट स्ट्रिंग है। जो 0th इंडेक्स पे जो कैरेक्टर मौजूद था आपने उसको जो इग्नोर करा है ना, उसको आप बस इस वाले के बाद रख दो। H तो एंड में है इसी, ठीक है, इस वाले के हमें बाद रखना है, LLO के, ठीक है जी। E को हमने इग्नोर करा था, E को हमने यहाँ पर रख दिया, हमारा सेकेंड काम भी हो गया। अब इस स्टेप पे हमारा आंसर क्या आएगा, LLOEH। देखो ये दोनों काम हो गया हमारा, E और H को हम एंड में लेकर आ गए। नेक्स्ट काम क्या है हमारा, इस वाले L को लाना, ठीक है। अब देखो इस वाले स्टेप पे क्या होगा, इस वाली स्ट्रिंग को फिर से ले लो जो बची है हमारी, LLO, ठीक है। इस वाली स्टेप पे इसकी इंडेक्सिंग क्या होगी, 0 होगी, इसकी इंडेक्सिंग 1 होगी, इसकी इंडेक्सिंग 2 होगी। फिर से वही काम करो, इस वाले जो 0th इंडेक्स पे जो कैरेक्टर है उसको इग्नोर कर दो, बाकी का ले लो, ठीक है। बाकी का हमने ले लिया। इस वाले स्टेप पे क्या होगा, LO होगा, ठीक है, प्लस E वैसा का वैसा रहेगा, H भी वैसा का वैसा ही रहेगा। अब मैं बोल रही हूँ कि जो 0 वाले को आपने इग्नोर करा था ना, उसको आप जो आपकी करंट स्ट्रिंग है उसके बाद रख दो। हमारी करंट स्ट्रिंग क्या है, LO है, उसके बाद मैंने यहाँ पर L को रख दिया जो मैंने इग्नोर करा था। इस स्टेप पे फाइनल आंसर क्या आएगा हमारा, LOH,
LEH। तो ठीक है जी, LEH, ये 3 काम हमारा हो गया। नेक्स्ट स्टेप में फिर से यही होगा, ठीक है। अब हमारी करंट क्या बचा है, हमारी स्ट्रिंग LO ही बची है, ठीक है। तो फिर से मैं यहाँ पर लिख रही हूँ LO। इसकी इंडेक्सिंग क्या होगी जरा बताओ मुझे, 0 होगी, 1 होगी। अब एक ही कैरेक्टर बचा है, 0 वाले को फिर से आप इग्नोर कर दो, 0 वाले को हमने इग्नोर कर दिया, यहाँ पर सिर्फ 1 वाले को ले लो। तो इस स्टेप पे क्या होगा, O ही बचेगा, ठीक है। प्लस L वैसा का वैसा रहेगा, E वैसा का वैसा रहेगा, H भी वैसा का वैसा रहेगा। अब सिर्फ अपेंड कर दो 0th वाले कैरेक्टर को जिसको आपने इग्नोर करा था, L को, यहाँ पर। इस स्टेप पे हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा, OLLEH। तो अब देखो हमारा फाइनल आंसर आ गया, क्योंकि एक ही कैरेक्टर बचा था ना, तो वो तो ऑब्वियसली स्टार्टिंग में रहेगा। एंड वाले कैरेक्टर बचेगा ऑब्वियसली, जो भी एंड में होगा उसी को आप इग्नोर करते जाओगे, एंड में यही बचेगा, तो वही स्टार्टिंग में आ जाएगा रिवर्स करने के बाद। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि ये काम हो कैसे रहा है, कोड कैसे बैकएंड में काम कर रहा है। अब यहाँ पर हम 2 काम कर रहे हैं, वही कोड में लिखेंगे, पूरा इतना सब लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए था कि बैकएंड में कोड कैसे काम कर रहा है। मेन हमारा काम क्या होगा, मेन हमारा काम बस इतना सा होगा। पहला ये काम कर रहा है कि स्लाइसिंग कर रहा है। स्लाइसिंग क्या होती है, टपल्स और डिक्शनरी में ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। यहाँ पर हम स्लाइसिंग ही तो कर रहे हैं, 0 वाले को हटा रहे हैं, बाकी का पार्ट ले रहे हैं। स्लाइसिंग का मतलब यही होता है कि एक पर्टिकुलर पार्ट हम ले रहे हैं बस स्ट्रिंग का, उसको ही स्लाइसिंग बोलते हैं, ठीक है। स्लाइसिंग कैसे करेंगे, उसका आपको स्टार्टिंग पॉइंट भी देना होगा, एंडिंग पॉइंट भी देना होगा। यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट क्या है मुझे जरा बताओ तो। स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ से 1 से, क्योंकि हम स्ट्रिंग ले रहे हैं। इस वाले स्टेप पे हम 1 से लेकर के 4 तक की स्ट्रिंग ले रहे हैं, मतलब EOOH। इस वाले में हम 1 से लेकर के 3 तक की स्ट्रिंग ले रहे हैं, LO, ठीक है, LLO तक के। इस वाले में हम 1 से लेकर के 2 तक की स्ट्रिंग ले रहे हैं, और यहाँ पर 1 ही ले रहे हैं। तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ क्या 1 से स्टार्टिंग करो अपनी स्ट्रिंग की, जो आप ले रहे हो, जहां तक की भी आपकी स्ट्रिंग की लेंथ जा रही, बिल्कुल बोल सकती हूँ। फिर से बोल रही हूँ, अगर नहीं समझ आया तो ध्यान से सुनना, क्योंकि यही हम कोड लिखेंगे, इसीलिए फिर से बता रही हूँ। क्या मैं ये बोल सकती हूँ इस वाले स्टेप पे और सब पे भी स्टेप पे कि 1 से लेकर के 1 इंडेक्स से लेकर के आप स्ट्रिंग को लेना स्टार्ट करो, स्लाइसिंग स्टार्ट करो, और जहां तक की भी आपकी स्ट्रिंग की लेंथ जा रही है वहां तक के ले लो। यहाँ पर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, कहाँ तक के हमारी स्ट्रिंग की लेंथ जा रही है, ओ तक के, वहीं तक के हम ले रहे हैं। यहाँ पर भी हम 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, कहाँ तक के हमारी स्ट्रिंग की लेंथ जा रही है, 0 तक के, वहीं तक के हम ले रहे हैं। यहाँ पर भी हम 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, कहाँ तक के हमारी स्ट्रिंग की लेंथ जा रही है, ओ तक की, वहीं तक के हम ले रहे हैं। यहाँ पर भी हम 1 से स्टार्ट करें, कहाँ तक की लेंथ जा रही है, वहीं तक के जा रही है, तो वही हम ले रहे हैं, ठीक है। यही चीज मैं कोड में लिखूंगी, इसलिए फिर से समझाया, कंफ्यूज मत होना, और समझ आ जाएगा आपको, हम कोड बनाएंगे तब। चलिए अब हम कोड बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ठीक है जी, इसका नाम मैं रिवर्स दे रही हूँ, आप कुछ भी दे सकते हो। उसके बाद पैरामीटर पास कर रही हूँ स्ट्रिंग S, मतलब यहाँ पर हम हेलो को पास करेंगे कॉल लगाते वक्त। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन में लिख रही हूँ LEN। LEN का काम क्या होगा, स्ट्रिंग की लेंथ को कैलकुलेट करना, ठीक है। मैं बोल रही हूँ अगर स्ट्रिंग की लेंथ इक्वल्स टू 0 है, मतलब स्ट्रिंग खाली है कुल मिलाकर, या तो आपने पूरा रिवर्स कर चुके हो तो आपकी स्ट्रिंग खाली हो चुकी है, या फिर शुरुआत में ही खाली है, ठीक है। तो फिर आप डायरेक्टली उस स्ट्रिंग को ही रिटर्न कर दो, उसी स्ट्रिंग को रिटर्न कर दो। दोनों ही केस में, मतलब आपने पूरा रिवर्स कर दिया है तब रिटर्न कर दो, या फिर आपकी स्ट्रिंग खाली है, 0 ही है, कोई भी कैरेक्टर है ही नहीं उसमें, तो भी आप उसी को रिटर्न कर दो। ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद हमारी सेकंड स्टेप होगी, सेकंड स्टेप क्या होगी, फाइनल स्टेप भी होगी और सेकंड स्टेप भी होगी, जो कि यहाँ से रिटर्न करना है। यहीं पर हम सारा कैलकुलेशन करेंगे। रिकर्जन का काम क्या होता है, फंक्शन कॉल इटसेल्फ, इसी के अंदर से इसी को कॉल लगा रहे हैं, रिवर्स को। यहीं पर हम लॉजिक लिखेंगे सारा। अब लॉजिक में क्या लिखेंगे, देखो एक ब्रैकेट दो और यहीं पर सारा लॉजिक लिख दो। स्लाइसिंग का लॉजिक लिख रही हूँ, स्लाइस हम किसको कर रहे हैं, स्ट्रिंग को, ठीक है। मैं यहाँ पर कॉल भी लगा देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। देखो यहाँ पर प्रिंट कर रहे हैं और इसी को कॉल लगा रहे हैं, रिवर्स को। और यहाँ पर मैं स्ट्रिंग पास कर रही हूँ जो कि S में जाके स्टोर होगी जब ये कॉल लगेगा तब। मैं ऑलरेडी बैकएंड में कैसे काम करता है कॉल लगाने का समझा चुकी हूँ, इसलिए फिर से नहीं समझा रही हूँ, इसी लेक्चर में समझा दिया था स्टार्टिंग में, इसीलिए, ठीक है। हेलो कॉल लगाते वक्त यहाँ पर S पे स्टोर हो जाएगा। अब SS जहां पर भी लिखेंगे ना, उसका मतलब होगा हेलो पे काम करेगा, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पर बोल रही हूँ स्लाइसिंग करो, किसको, हेलो को स्लाइस करो, स्ट्रिंग को स्लाइस करो, कहाँ से कहाँ तक की, 1 से लेकर के स्लाइसिंग स्टार्ट करो। पहला काम हमारा स्लाइस करो 1 इंडेक्स से लेकर के जहां तक की भी आपकी लेंथ जा रही स्ट्रिंग की वहां तक की, तो 1 और रेशियो, और उसके बाद कुछ भी नहीं लिख रही हूँ। अब देखो इसका सिंटेक्स बता दूं, अगर आपने टपल्स और डिक्शनरी नहीं देखा है तो वो देख लेना, शॉर्ट में बता रही हूँ, बट मैं अभी फिलहाल स्लाइसिंग का। रेशियो के पहले जो आप लिखते हो ना, मतलब कोलन के पहले जो आप लिखते हो ना,
कोलन भी बोल सकते हो, रेशियो भी बोल सकते हो, एज अ विश। ये जो कोलन के पहले आप जो लिखते हो ना, ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है, और जो कोलन के बाद आप लिखते हो ना, ये एंडिंग पॉइंट होता है। बाय डिफॉल्ट अगर आप स्टार्टिंग पॉइंट नहीं दोगे तो ये बाय डिफॉल्ट 0 इंडेक्स से लेगा। अगर आप एंडिंग पॉइंट नहीं दोगे तो आपकी स्ट्रिंग की लेंथ जितनी भी होगी ना, एंड पॉइंट तक के ले लेगा। मुझे स्टार्ट 0 से नहीं कराना था, 1 से कराना था, इसलिए मैंने यहाँ पर 1 लिया है। बट एंडिंग पॉइंट जहाँ तक की भी लेंथ जा रही है स्ट्रिंग की, देखो जहां तक की भी लेंथ जा रही है स्ट्रिंग की, स्टार्ट तो 1 से करो, बट जहां तक की भी लेंथ जा रही है स्ट्रिंग की वहां तक के लो। इसलिए मैं इसको एंडिंग पॉइंट नहीं दे रही हूँ। आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी। ठीक है, एंडिंग पॉइंट नहीं दिया। हमारा पहला काम हो गया स्लाइसिंग करने का। ठीक है, सेकंड काम क्या है, स्लाइसिंग कर दिया हमने 1 इंडेक्स से लेकर के आखिरी तक के, उसको अलग कर दो और ले लो। सेकंड काम क्या होगा, सेकंड काम होगा हमारा जो 0th इंडेक्स पे कैरेक्टर मौजूद है ना, उसको आप अपेंड कर दो, एंड में ऐड कर दो। एंड में कहाँ पर ऐड करो, इस वाली स्ट्रिंग के बाद ऐड कर दो, इसलिए मैं यहाँ पर लिख रही हूँ अपेंड कर दो। किसको, जो भी 0th इंडेक्स पे कैरेक्टर मौजूद है उसको अपेंड कर दो। एंड में अपेंड करो इसलिए बाद में लिख रही हूँ। अगर स्टार्टिंग में लिखना होता तो इसको पहले लिखती मैं यहाँ पर S0 को, उसके बाद इसको लिखती। हम एंड में अपेंड कर रहे हैं इसलिए ये लिख रही हूँ। आई होप आपको समझ आ गया हो। कॉन्कैटिनेट भी समझ सकते हो, अपेंड भी समझ सकते हो, एज योर विश। ठीक है जी, अब हम इसको रन करके देखते हैं क्या सही आंसर आ रहा है। बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, देखो OEEH। अब यहाँ पर अगर मैं अपना नाम लिख देती हूँ प्रियांशी, तो क्या ये कन्वर्ट कर देगा, बिल्कुल सही से कन्वर्ट कर देगा। देखो कितने अच्छे से इसने कन्वर्ट करा है, और बिल्कुल सही कन्वर्ट करा है। अब देखो थोड़ा सा लेंदी पार्ट था इसका एक्सप्लेनेशन का, बट बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाया है। क्योंकि जब भी आप AIML सीखो या फिर डाटा साइंस सीखो, और वहां पर अगर डाटा स्ट्रक्चर्स यूज होता है, DSA यूज होता है, तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इसीलिए इतने बारीकी से समझाया मैंने आपको हर एक चीज। तो अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पावर फाइंड आउट करना। अब ये कैसे सॉल्व करेंगे हम क्वेश्चन, देखते हैं। अगर मैं आपको बोलूं 2 टू द पावर आपको 3 फाइंड आउट करना है, कैसे फाइंड आउट करोगे, सिंपल। 2 को आप 3 बार इंटू कर दो, मतलब जितनी भी पावर है उतनी बार इंटू कर दो, और फाइनल आउटपुट आपका आ जाएगा 8। अब यहाँ पर देखो n की वैल्यू हम क्या लेते थे, जिसपे भी मेन हमें काम करना होता था, तो यहाँ पर हमें मेन किस पे काम करना है, पावर पे। तो यहाँ पर अगर मैं रिकर्जन को यूज करके सॉल्व करूँ तो n की वैल्यू में 3 ले लेती हूँ। ठीक है जी, और सेकंड क्या है, सेकंड होगा हमारा x वो वाली वैल्यू मैं यहाँ पर स्टोर करूंगी जिसकी पावर फाइंड आउट करनी है, 2 की पावर फाइंड आउट करनी है, इसलिए मैंने यहाँ पर ये रख दिया है। करेक्ट। हम यहाँ पर हमें रिकर्जन यूज करना है, इसलिए थोड़ी सी लेंदी प्रोसेस होगी, बट कोई बात नहीं। अब देखिए हमें सारा काम पावर पे करना है, तो वही करेंगे हम। अगर 3 है इसकी वैल्यू करंट, तो ये अपने से छोटे इंस्टेंस को कॉल लगाएगा 2 के लिए। ठीक है, फिर 2 कॉल लगाएगा अपने से छोटे इंस्टेंस के लिए जो कि 1 के लिए, 1 फिर से कॉल लगाएगा अपने छोटे इंस्टेंस के लिए, तब तक के बेस कंडीशन हिट नहीं हो जाए, जब तक के। करेक्ट। और हर एक स्टेप पे ये कुछ ना कुछ इनटू करेगा। करेक्ट। और फिर ये प्रिंट करा देगा। अब इसका कोड कैसे बनाना है वो हम देख लेते हैं। बहुत इजी सा कोड होगा, बस ध्यान से देखना। जो हमने स्टार्टिंग में क्वेश्चन सॉल्व करा था ना सम वाला, हम क्या करते थे, अपने से छोटे वाले इंस्टेंस के लिए कॉल लगाते जाते थे और फिर प्लस करते जाते थे सम को, एन को प्लस करते जाते थे उसके छोटे वाले इंस्टेंस को कॉल लगाते वक्त। सेम हम यहाँ पर करेंगे। एक्स में जो 2 की वैल्यू स्टोर होगी ना, यहाँ पर एक्स में जो ये 2 की वैल्यू स्टोर होगी, इसको हम इंटू कराते जाएंगे किससे, उतनी बार जितनी पावर है, और उसे छोटे वाले इंस्टेंस के लिए कॉल लगाएंगे। अगर नहीं समझ आ रहा है डोंट वरी, अभी आपको समझ आ जाएगा जब हम कोड बनाएंगे। देखो डेफ लिख रही हूँ मैं यहाँ पर, अपने फंक्शन का नाम मैं यहाँ पर पावर दे रही हूँ, आप कुछ भी नाम दे सकते हो। यहाँ पर 2 पैरामीटर मैं पास कर रही हूँ। पहला पैरामीटर एक्स होगा जो कि स्टोर होगा 2 इसमें। सेकेंड होगा एन, जहां पर पावर स्टोर होगी, जो भी मैं पावर दूंगी कॉल लगाते वक्त। फर्स्ट कंडीशन मैं यहाँ पर दे रही हूँ जब भी एन की वैल्यू 0 है। ठीक है, तो फिर आप रिटर्न कर देना यहाँ से 1, क्योंकि हम यहाँ पर इंटू का काम करेंगे। 2 इंटू 2 इंटू 2, तो अगर 1 को इंटू कर रहा है वो, तो वही आंसर आएगा ना। अगर 1 को किसी भी वैल्यू से इंटू कर दो 1 ही आता है। करेक्ट। तो जब भी एन की वैल्यू 0 हो जाती है तो 1 आप रिटर्न कर सकते हो यहाँ से, ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए हमारे आंसर में। अब यहाँ पर ना हमारा मेन काम होगा, यहाँ से रिटर्न कराओ, सारा मेन कैलकुलेशन यहीं पर होगा। सबसे पहले आप रिटर्न करो, और कैलकुलेशन में होगा एक्स। एक्स क्या होगा, जिसकी भी आपको पावर फाइंड आउट करनी है। तो 2 यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है, 2 टू द पावर 3 फाइंड आउट करना है। तो 2 को इंटू कर दो, किससे इंटू करो, उसकी पावर वाली वैल्यू से, और अपने छोटे इंस्टेंस के लिए कॉल लगा दो उस पावर को। और यहाँ पर ये फेथ रखो कि बाकी सारा काम ये संभाल लेगा, हमें सिर्फ मेन काम करना है। 2 पैरामीटर हमने यहाँ पर ऊपर पास करे थे, इसलिए यहाँ पर भी 2 पैरामीटर ही लूंगी, एक्स और n-1। देखो इसके छोटे इंस्टेंस के लिए कॉल लगा रहा है, और अब ये फेथ रखो ये सारा काम कर देगा। मेन काम क्या था, इंटू कराने का। किसको इंटू करने का, जिसका भी आपको पावर फाइंड आउट करनी उस वैल्यू को, वो लिख दिया। पावर मेन चीज थी जिसके लिए हमें कॉल लगाना था स्मॉल इंस्टेंस को, वो भी कर दिया। बस अभी फेथ रखो, बाकी सारा काम ये हैंडल कर लेगा। ठीक है, ज्यादा आपको डिटेल लिखने की जरूरत नहीं होती है रिकर्जन में, और यही सबसे बेस्ट पार्ट है आई थिंक रिकर्जन का। अब बाहर निकलने के बाद हम कॉल लगा देंगे हमारे फंक्शन को। एक्स की वैल्यू में दे रही हूँ 2,
और n की वैल्यू मैं दे रही हूँ, चलिए 3 दे देते हैं हम, 2 टू द पावर 3 तो 8 आंसर आ जाएगा। देखिए बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, करेक्ट। तो चलिए एक बार मैं आपको समझा देती हूँ कि कोड बैकएंड में काम कैसे कर रहा है। सबसे पहले कोऑर्डिनेटर यहाँ पर आएगा, यहाँ से कॉल लगाएगा यहाँ पर, करेक्ट, और यहाँ पर ये स्टोर करा देगा 2 और यहाँ पर स्टोर करा देगा 3। सारा काम पावर पे हो रहा है इसलिए हमारा मेन काम एन से ही है जो कि है 3, ठीक है। इस स्टेप पर आएगा और चेक करेगा कि एन की वैल्यू 0 नहीं, अभी तो 3 है, ठीक है जी। यहाँ से रिटर्न कर दो, किसको रिटर्न करो, पहले तो एक्स की वैल्यू को आप लिखो, ठीक है, एक्स की वैल्यू को लिख दो और साथ में इंटू कर दो और कॉल लगा दो अपने छोटे इंस्टेंस के लिए, ठीक है जी। ये देखो इंटू वाला काम मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, जो कि पावर का काम है वो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। 3 स्टार्टिंग में वैल्यू एन की, ठीक है, एन की वैल्यू 3 थी। अपने से छोटे वाले इंस्टेंस के लिए कॉल लगा दो, मतलब n-1 के लिए इस स्टेप पे n की वैल्यू बन जाएगी 2, ठीक है जी। अब जो भी वैल्यू है उसको यहाँ पर इंटू कर दो, ठीक है। इस स्टेप पे भी आपको 2 को इंटू करना है क्योंकि यहाँ पर x ही लिखा हुआ है। इस स्टेप के लिए फिर से एक और बार कॉल लगा दो n-2 के लिए। इस स्टेप पे n की वैल्यू क्या बन जाएगी, 1 बन जाएगी। फिर से आप 2 को इंटू कर दो, ठीक है जी, ये भी हमने कर दिया। फिर से आप कॉल लगा दो अपने से छोटे इंस्टेंस के लिए n-3 के लिए। इस स्टेप पे n की वैल्यू क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी, मतलब बेस कंडीशन हिट कर गई है। रिटर्न कर दो 1, ठीक है जी, 1 को रिटर्न कर दिया यहाँ से। फाइनल हमारा आउटपुट क्या आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 दैट इज 8। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि ये कोड बैकएंड में कैसे काम कर रहा है, ठीक है। चलिए हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत मेहनत से ये वाले कोर्स डिजाइन किए हैं मैंने आपके लिए इतने इजी लैंग्वेज में। आई डोंट थिंक सो कि इतने इजी लैंग्वेज में आपको यूट्यूब पे पाइथन के कोर्स या एएमएल के कोर्स मिलेंगे या फिर पाइथन के लाइब्रेरीज के कोर्सेज मिलेंगे, करेक्ट। तो प्लीज इस वाले चैनल को सपोर्ट दिखाना ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और ज्यादा नए वीडियोस बनाने के लिए। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट्स में जरूर बताना कैसा लगा वीडियो। कोई क्वेरी हो तो वो भी बता देना, कोई से वीडियो की लिंक नहीं मिलती है तो वो भी बता देना। और लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने स्कूल कॉलेज के ग्रुप में, ताकि उनका भी हेल्प हो जाए, मुझे भी मोटिवेशन मिले और ज़्यादा नए वीडियोस बनाने के लिए, करेक्ट। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।